गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। इस चैनल पे हाल फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं वो एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स हैं। 3 प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं और ये चौथा आपके सामने है। तो चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो चैनल को सपोर्ट मिला है आपकी तरफ से और जो प्रेम मिला है उसके लिए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दिस। चलिए पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोवर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब एक जैसे गुण के व्यक्ति क्या करते हैं, झुंड बनाते हैं या फ्लॉक बनाते हैं। वैसे भी आपने जब कलेक्टिव नाउन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है तो होता है जिसका मतलब होता है पक्षियों का झुंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्लॉक जो है ये वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखना आप। फ्लॉक एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है ग्रुपिंग करना या झुंड बनाना। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये सिंपल सी प्रोवर्ब आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी। यहाँ ए का जो यूज़ किया गया है ये सिमिलर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए। ठीक है, तो ए का जैसे रेट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे जो ए का यूज़ किया जा रहा है वो सिमिलैरिटी को दर्शा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन वी हैव अ वेरी फेमस प्रोवर्ब कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। अब मैंने आपको बताया होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट को याद होगा कि ये जो वर्ड होता है स्वयं, ये किसके लिए है। अगर मेरे लिए आ रहा है तो मैं स्वयं, तो गॉड हेल्प दोज। अब देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आई वो प्लूरल आई किसके अकॉर्डिंग, दोज के अकॉर्डिंग। और इस दोज या दे के लिए अपन को क्या लेना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, दैट इज देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। देम सेल्फ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है क्योंकि दे जो है प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है और सेल्फ को प्लूरल बनाएंगे तो इट बिकम्स सेल्व्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको चूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ एयरफोर्स एग्जाम्स में ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है। अब वर्ड इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो उदासीन है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसके प्रति, पेन्स के प्रति और प्लेजर के प्रति, तो उसको बोला जाता है स्टोइक। ठीक है, क्यूरेटर किसको बोलते हैं, क्यूरेटर म्यूजियम का जो केयरटेकर होता है, क्यूरेटर म्यूजियम का जो केयरटेकर होता है उसको क्यूरेटर बोला जाता है। जैसे हॉस्टल में वार्डन होता है। ठीक है, वेटरन एक्सपीरियंस पर्सन को बोला जाता है कोई भी पर्सन जिसके पास में किसी काम को करने का लंबा समय का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेटरन। और आर्बिट्रेटर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो मध्यस्थता करता है। आपने कोर्ट में सुना होगा एक प्रोसेस होती है आर्बिट्रेशन। दो पक्षों के बीच में जो भी विवाद है उसके निस्तारण के लिए कोर्ट एक व्यक्ति को, वकील ही होता है वो, एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, उसको मीडिएटर बोलते हैं। और मीडिएटर जैसा ही वर्ड है आर्बिट्रेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप बोलते हैं सर हमें प्रिपोजिशन नहीं आते, तो जैसे ही मैंने आपको बताया इनडिफरेंट, तो आपको पता होना चाहिए इनडिफरेंट के साथ क्या आएगा, टू। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अच्छे से अच्छे प्रिपोजिशन सीख सकते हैं और आपके वन वर्ड्स भी हो जाएंगे। आप एक दिन में वन वर्ड्स को पढ़ें 50-60, ठीक है, उनकी इस प्रकार की लाइन को पूरा का पूरा पढ़ें तो आपको कहीं ना कहीं ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं भी यही तरीका यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु रिकवर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं स्टार मार्क कर रहा था लेकिन ब्रश सेलेक्ट नहीं है, इसके लिए नहीं हुआ। और वन हु रिकवर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक लंबी बीमारी से हाल ही में रिकवर किया है, दैट इज़ कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, और इसकी पूछी जाती है क्या, स्पेलिंग भी। तो ये आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टन
वन वर्ड, दो वन वर्ड्स के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्वेलेसेंट ऐसा व्यक्ति हो जाएगा दैट रिकवर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और इस वर्ड का मतलब होता है लंबी बीमारी के लिए यूज़ लिया जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो लंबी बीमारी के चलते उनका निर्धन हुआ, तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ठीक है। फैटल का मतलब होता है जानलेवा या घातक। फास्टिडियस का मतलब होता है, ये भी एक वन वर्ड है, वन हु कैन नॉट बी इजीली प्रेज्ड, ठीक है। और यूबिक्यूटस का मतलब है हर जगह उपस्थित होने वाला, ठीक है। यूबिक्यूटस, आपने एक वर्ड सुना होगा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह, सर्वव्याप्त, ठीक है, सभी जगह उपलब्ध होने वाला या मिलने वाला, दैट इज यूबिक्यूटस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेलेसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इम्पॉर्टेंट है पैसिव वॉइस, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर आपने सोच लिया होगा। हिज बिहेवियर, ये हमारा सब्जेक्ट है। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल है, एवरीवन, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो नोबडी है, नो वन है, एवरीवन है, ये सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट होंगे तो इसको सब्जेक्ट पे लिखना पड़ेगा। चारों ही ऑप्शन में क्या दे रखा है, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होती है। तो आपने देखा होगा एवरीवन, एनीवन, नो वन, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो प्लूरल जहाँ जहाँ आ रही है, जो ये आ रही है थर्ड, इसको काट देते हैं अपन, राइट। अब देखते हैं वॉज सरप्राइज्ड, वॉज सरप्राइज्ड, वॉज सरप्राइज्ड, इस ऑप्शन को भी काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं, वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर और बाय सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नो के साथ में टू प्रिपोजिशन आता है, जब पैसिव में नोन बनाया जाता है तो उसके साथ टू आता है, बाय का यूज़ नहीं करते हैं। उसी टाइप से सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, अम्यूज है, इनके साथ में एट प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ए में क्या गलती है, ए में उन्होंने रेगुलर जो प्रिपोजिशन लगता है वो बाय का यूज़ किया है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में ये आ रहा था कि सर हमारे कोर्स में PQRS भी है, PQRS भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे PQRS से इतना डरते क्यों हैं। आपके पास में वहीं पे ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। तो देखिए आपके पास में एक सेंटेंस है, बिगिनिंग आपको दे रखी है न्यूटन। अब न्यूटन को जानते होंगे, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि। अब आप सभी को पता है क्या डिस्कवर किया होगा। ऑप्शंस आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों देखो डी ऑप्शन को मैंने काट रखा है, उसकी जगह नन ऑफ दीज कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है और उसकी वजह से आंसर जो है वो नहीं बन पा रहा था, इसके लिए आपको नन ऑफ दीज दे रखा है। तो दोस्तों इसको काटने से ही आप में से कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि सर ने इसी को काटा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अगर अरेंजमेंट में नन ऑफ दीज है तो आपको सही अरेंजमेंट भी बताना है, ठीक है। तो न्यूटन डिस्कवर दैट, न्यूटन ने ये डिस्कवर किया। अब क्या डिस्कवर किया, दैट द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ये थर्ड हो जाएगा, और क्यू बिकम फोर्थ। तो ये हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है, ये यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, बोलते समय और टाइप करते समय मिस्टेक हो गया था। तो सही जो ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी RSPQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट है तो आप बताएं। अगर आप इसको ऐसा करते हैं, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू, अगर पी को स्टार्टिंग में अरेंज करते हैं तो हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है और वो गलत हो जाएगा। आप बना के भी देखेंगे तो उसका सही सेंस नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सही जो अरेंजमेंट हो जाएगा इन सेंटेंस का, दैट इज RSPQ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो. ओके, सेवन्थ क्वेश्चन इज एरर. कल की तरह ही आज भी प्रैक्टिस सेट में मैंने 5 एरर लिए हैं, और ये समझाने के लिए कि किस टाइप से आपके एरर आते हैं, आई हैव पिक दीज एरर फ्रॉम 2009 एनडीए बैच पेपर. ठीक है, तो सारे तो नहीं लिए उसमें से, लेकिन जो भी है 4-5 जो भी एरर है वो 2009 एनडीए पेपर में से लिए हुए हैं. और आपको देखना है कि एनडीए कोई हवा नहीं है, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हवा नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट इनमें लगेंगे. ये पूछ रहा है हैव यू गॉन थ्रू. अब देखो ये एक फ्रेजल वर्ब आ गई. गो थ्रू, वेंट थ्रू, गॉन थ्रू का मतलब होता है पढ़ना या टू स्टडी कम्प्लीटली. ठीक है, अच्छे से बारीकी से. तो ये पूछ रहा है हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दीज 3 चैप्टर्स दैट हैव यू इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम. ये पूछ रहा है क्या इस वॉल्यूम में, क्या तुमने इनमें से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है, इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है क्या, जो 3 चैप्टर इस वॉल्यूम में है. तो दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ईदर ऑफ, सुन लीजिए आप, और नीदर ऑफ, इन दोनों का यूज़ किसके लिए किया जाता है, 2 के लिए. लेकिन जैसे ही हमारे पास में 2 से ज़्यादा होंगी चीज़ें, जैसे ही चीज़ें 2 से ज़्यादा होंगी हमारे पास में, तो हम ईदर ऑफ की बजाय, इंस्टीड ऑफ ईदर ऑफ, हम यूज़ करते हैं एनी ऑफ. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए. और 2 से ज़्यादा जैसे ही होंगे हम यूज़ करेंगे नन ऑफ. तो पहली बात मैंने बता दी, जब 2 में से किसी एक के बारे में बात करेंगे तो ईदर ऑफ और नीदर ऑफ की बात करेंगे, और 2 से ज़्यादा में से किसी एक की बात करेंगे तो एनी ऑफ और नन ऑफ की बात करेंगे. राइट. और ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ, इनके बाद में जो वर्ब, जो नाउन आता है, जो नाउन आता है दैट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन. इसको एक बार मिटा देता हूँ, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा. ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ के बाद में, इनको स्टार मार्क कर देता हूँ, ये ईदर ऑफ नीदर ऑफ है, इनके बाद में हमेशा जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी. और वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर. ठीक है, वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाएगी. तो अब देखते हैं हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दीज. अगर 2 होता तो ईदर चाहिए होता, लेकिन इसने स्पष्ट दे दिया है कि ईदर ऑफ 3 चैप्टर्स. तो 3 चैप्टर्स है तो यहाँ ईदर नहीं आएगा, वी विल यूज़ एनी ऑफ दीज 3 चैप्टर्स. और ये हमारे पास में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब कैसी आएगी, जैसे उसका एंटेसिडेंट है, और एंटेसिडेंट इज प्लूरल. तो आई होप समझ में आया होगा आपको. एरर लाइज इन बी पार्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच इफेक्ट. बोल रहा है मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ बिना किसी प्रभाव के. बिना किसी प्रभाव मतलब 10 सालों से पढ़ रहा हूँ लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं है. तो दोस्तों ये आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years से समझ में आता है मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. लेकिन दोस्तों मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताया था, जैसे ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल का होता है. तो जब भी सेंस 4 आएगा, और सेंस 4 इज फॉलोड बाय टाइम, तो हमको देखना है जो टेंस होना चाहिए सेंस 4 प्लस टाइम कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो इट शुड बी आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच इफेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके दोस्तों, कैसे पता करते हैं एरर में, जैसे मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करता हूं. तो यही है कि मैंने जैसे पढ़ रखा है ईदर ऑफ वाला फंडा. तो जैसे ही मेरे सामने ईदर ऑफ आता है, तो मैं इसी को सबसे पहले चेक करता हूं. तो यहाँ पे मेरे को एरर मिल गया. ठीक है, दूसरे सेंटेंस में आता है तो मेरे को सबसे पहले एक हिंट मिलता है, वो टाइम से रिलेटेड ही है, यही हम सीखते हैं. तो इसको देखा, तो टेंस देखा, तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या एरर होना चाहिए. इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट एरर की बात करें तो एक एरर पढ़ते हैं हम नो सूनर से रिलेटेड. और जैसे ही सेंटेंस में नो सूनर आया तो मैं नो सूनर वाला रूल अप्लाई करूँगा. नो सूनर जब भी आता है आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो ध्यान रखनी है इन्वर्जन. अब क्या होता है इन्वर्जन का मतलब, होता है जो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब. ठीक है,
असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। तो ये नो सूनर के बाद में ही हैड जो है, जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका अरेंजमेंट सही नहीं है। तो द राइट अरेंजमेंट, तो एरर पता चल गया आपको, एरर ए पार्ट में है, एरर लाइज इन ए पार्ट। और क्या एरर है, तो एरर है नो सूनर हैड ही होना चाहिए। ठीक है, नो सूनर के बाद में आप क्या लिखोगे, हैड ही। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और इन्वर्जन कब होगा, नो सूनर वाले सेंटेंस में आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो पहली बात जो आपको बतानी थी दैट वाज इन्वर्जन। और द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे नो सूनर के साथ में देखो, आप देखोगे कि कंपैरेटिव डिग्री है, सून सूनर, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आता है। आपको ये अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, तो नो सूनर भी कंपैरेटिव ही है, इसके साथ में क्या यूज़ किया जाएगा, देन। अब समटाइम्स इन्वर्जन नहीं देते हैं, इन्वर्जन सही तरीके से देते हैं, लेकिन एरर दे देते हैं कि यहाँ THAN की जगह THEN दे देंगे, या वैन भी दे सकते हैं। भाई गलत देना तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जो बहुत फेमस है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में जो एरर आता है उनमें यही दिया जाता है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आई होगी। द मोमेंट आपको एरर वाले क्वेश्चन में नो सूनर दिखता है, आपको देखना है वहाँ इन्वर्जन है या नहीं है, और दूसरी बात वहाँ THAN देन का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इन्वर्जन टेंस के अकॉर्डिंग होगा। समटाइम्स नो सूनर वाले क्लॉज में पास्ट सिंपल का यूज़ किया जाता है, नो सूनर ही रीच्ड देयर। तो नो सूनर ही रीच्ड देयर पास्ट सिंपल है, उस कंडीशन में नो सूनर डिड ही रीच ऐसा किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास वॉज मेड एज द कैप्टन। तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, वॉज मेड, आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटेंस में, वॉज मेड। अब दोस्तों एक फेमस सा रूल है, द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास, क्लास का सबसे पढ़ाकू बच्चे को क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ये कुछ वर्ब्स होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं पाऊँगा, स्पेस नहीं है, कि जब भी इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, मेड, ठीक है, ये वर्ब हो, तो हम जो भी डेजिग्नेशन है उसके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता चल गया होगा, कैप्टन हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, इन किंग हुआ, इन सभी के साथ में ये डेजिग्नेशन है, इन सब के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की जो वर्ब है वो आ रही है इलेक्ट, इलेक्टेड, सेलेक्ट, सेलेक्टेड, चूज, चूज, चूजन, मेक, मेड, मेड, ठीक है, तो ये जब भी आ रही है तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात है, एज का भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको इन दोनों का यूज़ नहीं करना है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ये डेजिग्नेशन है, किसी भी पद के साथ में आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको ये वर्ब्स जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम पार्टिसिपेटिंग, और अगेन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी नज़रें इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको दिख जाए कि हाँ मैंने पढ़ा है, उनमें से क्या आया है। राइट, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ 2 माइल रेस, बोल रहा है मैं कल सुबह एक 2 मील की रेस में भाग लूँगा। एक 2 मील की रेस, तो ये ये जो नाउन है इसको बोला जाता है हाइफनेटेड नाउन। बीच में जो ये ऐसा डॉट लगा हुआ है दैट इज़ हाइफन। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी टू आएगा तो टू के साथ तो हमेशा क्या आता है, टू बॉय आता है क्या, नहीं, टू बॉयज़ आता है। राइट, 5 आया तो 5 क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, 5 गर्ल्स। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर बीच में हाइफन का यूज़ किया जाता है तो वहाँ कभी भी एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे एक सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ कि उसने एक 2 घंटे का लेक्चर दिया, ठीक है, तो ही डिलीवर्ड अ 2 आवर लेक्चर, तो उसको लिखा जाएगा एक मतलब अ 2 आवर्स नहीं, 2 आवर लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही यूज़ किया जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार्स नहीं होता है, 5 स्टार होता है। क्यों, हाइफन की वजह से। अदरवाइज ये क्या होता, 5 बॉयज़ 5 स्टार्स। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों
अब आ गए हैं आपके प्रिपोजिशन, और मुझे पता है सभी बच्चों को प्रिपोजिशन पढ़ने होते हैं। इस समय आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होगे, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो में जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसे अच्छे से पढ़ें। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक रखें, उनमें इन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। ऑल दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता इज़ हैप्पियर। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी, यहाँ पे देखो हैप्पी हैप्पियर दे रखा है, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या देखने को मिला है आपको, द। कल मैंने आपको, कल या पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया होगा कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ में तभी द आएगा जब सेंटेंस में क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ हैप्पियर देन नहीं आएगा, हैप्पियर ऑफ द टू गर्ल। ये एक पैटर्न है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ जनरली देन आता है, लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री के साथ ऑफ आ जाए तो आपको क्या लगाना है, द। कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आ जाए तो आपको क्या प्रिपोजिशन यूज लेना है, ऑफ। और करेक्ट आंसर विल बी डी। ये ऑफ किस काम में लिया जाता है, अलग होने के सेंस में। अगर कहीं से गिर रहे हो, फेल ऑफ। ठीक है, टर्न ऑफ, कीप ऑफ, दूर रखना, कीप ऑफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई रीच्ड फिल इन द ब्लैंक्स मुंबई एट 9 PM। मैं रात को 9 बजे मुंबई पहुंचा। तो आई रीच्ड इन मुंबई, एट मुंबई, इनटू मुंबई, और नो प्रिपोजिशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रीच जो वर्ब है, रीच के साथ में नो प्रिपोजिशन यूज़ किया जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने अराइव नहीं बोला है, अराइव के साथ वी विल यूज़ प्रिपोजिशंस। ठीक है, लेकिन रीच के साथ में नो प्रिपोजिशन। ये सेंटेंस ऐसा ही सही है, आई रीच्ड मुंबई एट 9 PM। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा, तो नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में सिर्फ सेट करोगे कि इन सेट हो रहा है, एड सेट हो रहा है, या इनटू। तो आपको सेट नहीं करना है। अगर आपने सेट किया तो एग्जामिनर आपको सेट कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है आपको। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा उसने मुझसे, उसने, यहाँ एक कॉमा आना चाहिए दोस्तों, डिलीट हो गया। शी सैड टू मी गुड मॉर्निंग सर। अब जब उसने मुझे दो चीज़ें बोली, जब उसने सर मुझे बोला है तो ही और शी इज़ शोइंग रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, देखो, ही विस्ड मी, तो ये सही है, ही विस्ड मी, लेकिन ये सर का क्या हुआ, अच्छा इन्होंने सर पीछे ही लिख दिया है, तो ये पैटर्न क्या होता है, गलत होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी सर या मैम आएगा तो आपको लिखना है विद रेस्पेक्ट। जैसे इसमें पास्ट सिंपल में है, विज्ड है, सॉरी सैड टू है, तो हमने भी लिख दिया शी विज्ड विद रेस्पेक्ट मी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक कमी है कि विद रेस्पेक्ट आना तो चाहिए, लेकिन ये विज्ड के बाद में मी आएगा, और मी के बाद में क्या आना चाहिए, विद रेस्पेक्ट। तो देखते हैं सी ऑप्शन में, शी विज्ड मी विद रेस्पेक्ट दैट गुड मॉर्निंग। तो यहाँ दोस्तों दैट गलत है, और एक ही ऑप्शन बचा शी, जैसा कि मैंने बताया विज्ड हो गया सैड टू का, मी के बाद में क्या है, विद रेस्पेक्ट, और विद रेस्पेक्ट किससे बना है, सर से बना है, तो अब सर नहीं आएगा, विद रेस्पेक्ट। और क्या विश किया, वो गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चाहे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं, कुछ भी विश किया जा रहा है अगर किसी को, तो आपको लिखना है शी विश्ड, किसको विश किया, उसको। अगर सर या मैम है तो विद रिस्पेक्ट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। दैट कंजंक्शन का यूज़ विश के साथ में नहीं किया जाता है, वो दूसरे सेंटेंस होते हैं। दूसरे कौन से, जैसे अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वहाँ विश्ड के साथ में दैट लगाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी को कोई दिन है, या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग विश कर रहे हो, हैप्पी बर्थडे भी बोल रहे हो अगर आप, ये तो आपके बुक्स में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने आपको यही लिख के दिया है। अदरवाइज नए पैटर्न में ये ऐसा भी आ सकता है, ही सैड टू मी और शी सैड टू मी हैप्पी बर्थडे सर। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। उस कंडीशन में हो जाएगा शी विश्ड मी विद रेस्पेक्ट, और दैट का यूज़ किए बिना आपको लिखना है हैप्पी बर्थडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके ज़रूर देखें इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द इनकरेक्ट नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, डिलेमा वर्ड के 4 स्पेलिंग दे रखी है, इनका मतलब होता है कन्फ्यूज़न, उलझन, परेशानी। ठीक है, डिलेमा, और इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ DILEMMA, डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या हुआ,
उलझन या फिर परेशानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो सिनोनिम में देखिए आपके पास में एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट का क्या मतलब होता है? संतुष्ट। ठीक है, तो संतुष्ट को क्या बोलते हैं? कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब भी क्या होता है? संतोष। आपने 9th क्लास में सुना होगा, आपके पास में एक चैप्टर होगा संतोष यादव। तो संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेंट। ठीक है, तो एक तो कंटेंट की मैं बात करता हूँ कि इस पेपर का कंटेंट कैसा है, वो भी कंटेंट है। अनदर कंटेंट इज वर्ब। ठीक है, कंटेंट, कंटेंटेड, कंटेंटेड, उसका मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। क्यूरियस आपको पता है जिज्ञासु होता है। मिलिटेंट मैंने आपको पिछले एक पेपर में दिया भी था और मैंने आपको बताया भी था कि मिलिटेंट का मतलब हमलावर होता है। डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ? डिससेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट से उल्टा हो गया, जो सेटिस्फाइड नहीं है। ये इसका एंटोनिम हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन किससे है? सिनोनिम से है। तो कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेंटेड। ठीक है, जो संतुष्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निगर्ड। निगर्ड का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, एक ईडियम फ्रेज भी है, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड, बंद मुट्ठी का आदमी। क्लोज फिस्टेड मतलब कंजूस। तो निगर्ड का मतलब भी क्या है? यही मतलब है। तो स्टिंगी हो जाएगा आपके पास में। फ्रूगल, फ्रूगल भी कंजूस ही है। इकोनॉमिकल भी कंजूस ही है। और पार्सिमोनियस भी कंजूस ही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, मैंने पिछले सेट में और इस सेट में जैसे ये 17th क्वेश्चन दिया है, स्टिंगी आपको दिख रहा है, फ्रूगल, पार्सिमोनियस दिख रहा है। तो आप लोग बार बार यही नहीं समझेगा, अगर सर ने ऑल ऑफ दीज दिया है तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। दोस्तों, मेरा इस प्रकार के आंसर और ऑप्शन देने का मतलब यही है कि आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाएँ, क्योंकि मुझे बच्चों की परेशानी पता है कि उनको एंटोनिम नहीं आ रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं आ रहे हैं, या फिर प्रपोजिशंस में प्रॉब्लम हो रही है। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उनको लगता है कि यार हाँ 3-4 नंबर और होते तो बढ़िया होता। तो आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 का आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी, ऑल ऑफ दीज। 18th इज चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको ऑपोजिट चूज करना है करेक्ट। एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता है। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है हु स्पेंड्स मोर, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो कंजूस होता है, फ्रूगल, पार्सिमोनियस, स्ट्रिंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी उसी को बोला जाता है, कंजूस या मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता है। सेंसिबल का मतलब संवेदनशील है, आपको पता ही है। केयरफुल का मतलब जो किसी भी चीज़ की परवाह करता है, केयर करता है। एंड बैलेंस का मतलब संतुलित हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेलीजेंट। अब डेलीजेंट ये लास्ट किसी प्रैक्टिस सेट में आया है, मैंने आपको एसिडियस लिखा है, डेलीजेंट लिखा है, हार्ड वर्किंग लिखा है। ठीक है, तो डेलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और इसका एंटोनिम चूज करना है। इसका एंटोनिम देखो, अनस्किल्ड तो नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बहुत क्लोज है। केयरलेस हुआ, आइडियल होगा और लेजी हुआ। तो आप देखेंगे डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग है, और जब हार्ड वर्किंग है जो बंदा, वो चीज़ों को बहुत ध्यान से करता है, ध्यान से करता है, तो इट मीन्स ही इज़ हार्ड वर्किंग प्लस केयरफुल। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका भी ऐसा ही मतलब है। लेजी का मतलब क्या हो गया आपके पास में? जो काम नहीं करता है। ठीक है, और आइडियल का मतलब भी क्या हो गया? जो बेकार है, निठल्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की जो ईडियम है वो बहुत ही ईजी ली है मैंने। ईडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना या बहुत तेज़ हैवी रेनफॉल होना। तो हैवी रेनफॉल कभी कहीं पे भी हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है, तो इसको बोला जाता है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब भी क्या होता है? मूसलाधार बारिश होता है। इसको ध्यान रखें, आपने कहीं ना कहीं 9th 11th 12th के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इस वर्ड को देखा होगा, डाउनपोर। और नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, 11th क्लास का ही फर्स्ट चैप्टर था, लिविंग और डेड, कादम्बिनी। ठीक है, तो उसमें बारिश होती है, सावन का महीना होता है, दैट इज डाउनपोर। भारी बारिश को डाउनपोर बोलते हैं। POUR, पोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उंधेलना। जैसे आप कप में चाय उंधेल रहे होते हो, ठीक है, दैट इज पोर। ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग हल्की बारिश को बोलते हैं,
बहुत हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही होती है, हल्की हल्की बारिश की फुहारें होती है, उसको बोला जाता है। और मीजरेबल लाइफ इसी टाइप की एक सिमिलर ईडियम है। उसका मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कुत्ते बिल्लियों का जीवन, मतलब बहुत ही मीजरेबल लाइफ होना या फिर क्वारलसम होना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।